नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को 58 साल बाद हटा दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि अब नौकरशाही निक्कर में भी आ सकेगी। जयराम रमेश के इस बयान पर हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने तीखा हल्ला बोलते हुए पूरी कांग्रेस को खूब लपेटा। असीम गोयल ने जयराम रमेश के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें कांग्रेस का चरण चुंबक और चाटुकार करार दिया। असीम गोयल ने कहा कि आज दबी आवाज में कांग्रेसी भी आरएसएस की प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं असीम गोयल ने दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर भी पलटवार किया है। जयराम रमेश जी जिन लोगों ने एक परिवार का ही स्तुतिगान सीखा है और जिन लोगों ने कभी समय आया सत्ता लोलुपता के नाते और अगर मैं कहूं कि चाटुकारिता के नाते हर कांग्रेसी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जितने चुंबक ये कांग्रेसी हैं, किस प्रकार से आरएसएस एक राष्ट्र और तो अगर मैं कहूंगा कि राष्ट्रीयता को मजबूत करने वाली एक सामाजिक संस्था है, उसके ऊपर किस प्रकार से एक सोची समझी साजिश के नाते कांग्रेस ने कितनी बार बैन लगाए, कितनी बार इनको प्रताड़ना दी गई। और आज अगर केंद्र सरकार ने उस सामाजिक संस्था को जो राष्ट्रीयता से सीधा सीधा सबको जोड़ती है, एक बैन हटाया है। इन कांग्रेस के जो काले कारनामे हैं, जिस प्रकार से इमरजेंसी लगी, आज इनके पास बोलने के लिए नहीं है। जयराम रमेश जी उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। जिस प्रकार से 1984 के अंदर हमारे सिख बंधुओं का कत्लेआम हुआ, किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने नूंह में इंटरनेट बंद करने पर कहा कि यात्रा की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उस समय जो कुछ भी हुआ वो सरकार की विफलता के कारण था। तो वहीं कांग्रेस नेताओं पर ईडी की रेड को लेकर भी हुड्डा ने जमकर निशाना साधा। तो देखो, ज्वाइनिंग यहाँ से भी हुई है। जो प्रवीण जी आए आज हमारे अच्छे हैं और इस प्रकार से हर जगह ज्वाइनिंग, बाहर भी आए हुए थे वो ज्वाइनिंग के। एक कांग्रेस की तरफ जो है लोग काफी आ गए, तो इनका सबका स्वागत किया है कांग्रेस में और इनको उचित मान सम्मान स्थान मिलेगा पार्टी में सबको। और दिल्ली में भी है, पहले भी थी दिल्ली, रोज ही कहीं ना कहीं से जहां पे भी हम जाते हैं या अध्यक्ष जी जाते हैं, डिपेंडेंट जाते हैं, कहीं भी हो ज्वाइनिंग रोज ही हो रही है। देखिए, कोई कर्मचारी जो है उनको नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए पॉलिटिक्स में। उनकी टर्म कंडीशन तो यही है कि उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। ये सब जुडिस मामला है, इसके बारे में ज्यादा मेरे को नहीं कहना, लेकिन ये है कि कोई भी प्रतिशोध से या वेंडेटा से कोई भी काम होता है, उसका जवाब हरियाणा के असेंबली के इलेक्शन में लोग डिफिटिंग रिप्लाई दे देंगे। ये तो कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए किए हैं, क्योंकि वहां पिछली बार जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ी थी उसको कंट्रोल रखना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है, कोई भी यात्रा निकले शांति प्रिय से निकलनी चाहिए। जो 10 साल में हुआ, तो 10 साल में हुआ, महंगाई और बढ़ जाएगी, गरीब पर और मार पड़ेगी। वो तो जो फ्रस्ट्रेशन की है, इस तरह जो होना है। अब मैं ये कहूं कि भाई सवाल हमने पूछे, वो हमारे से क्या पूछेंगे? सरकार किसकी है? उनकी है, हमारी है? झूठे पोस्टर लगा रहे हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा है, असलियत क्या ये? हमारा हरियाणा फुल स्टॉप हरियाणा। हरियाणा तो कुछ दिया ही नहीं। उनको जहां मुख्यमंत्री जी साहब मांग रहे थे, अमित शाह जी आए थे, वो कहां खड़े होकर मांग रहे थे? पाली गांव में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां खड़े थे, वो किसने बनाई यूनिवर्सिटी? यही बता देते भाई। बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। लोग 36 बरादरी पूरे उसमें है और 36 बरादरी मन बना चुकी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 12वीं का परिणाम
परीक्षा परिणाम घोषित हो गया। एक दिवसीय कंपार्टमेंट परीक्षा में 50.92% परीक्षार्थी पास हुए। बता दें कि परिणाम बोर्ड वेबसाइट पर प्रदेश के 75 परीक्षा केंद्रों पर 20,749 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। बोर्ड अध्यक्ष लड़कों का पास प्रतिशत 49.27 रहा तो लड़कियां 53.46% पास हुई हैं। वहीं बोर्ड चेयरमैन ने डीएलडी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। 20 जुलाई से 22 अगस्त तक परीक्षाएं होंगी। आज जो जुलाई के अंदर हमने कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज जुलाई के कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 12वीं क्लास का सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट घोषित कर रहा है। इसके अंदर 20,749 जो है कैंडिडेट टोटल अपीयर हुए थे, जिसमें से 10,566 उत्तीर्ण रहे और 9,198 जो है वो कंपार्टमेंट उनकी रही, जिसकी पास प्रतिशतता 50.92 रही। इसमें छात्र 12,567 थे और छात्राएं 8,186 थी। झज्जर जिले के एक गांव में एक युवती ने रेप का आरोप लगाया था, जो अब झूठा साबित हुआ है। बता दें कि महिला आयोग की तरफ से एक मामले में रेप का झूठा आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। महिला पर यह आरोप है कि उसने लालच के चलते रेप का झूठा आरोप लगाया और शिकायत थाने में दिए जाने के साथ साथ महिला आयोग को भी दी गई। इसी पर संज्ञान लेते हुए जब जांच की गई तो पैरवी के दौरान संबंधित युवती ऐसा कोई भी प्रमाण पेश नहीं कर पाई जिससे कि उसकी तरफ से लगाया गया आरोप सच्चा साबित होता हो। लगभग 10 केस सुने हैं, जिसमें से 3 केस रेप केस थे और उनमें से एक केस की मैंने स्पेशल जो है थाना और एसीपी बदल के इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा है। और कुछ एक प्रॉपर्टी मैटर था जो कि हमारे अंडर नहीं आता, बट कंप्लेंट आई हुई थी, उसको सुना बट उसको आज क्लोज कर दिया गया। बाकी 4 केसेस जो है आज सॉल्व भी हुए हैं यहाँ पे और 3 केसेस को हमने आगामी 7 अगस्त को अपने आयोग में फिर से जो है हियरिंग के लिए बुलाया है। एक केस में आपने 182 की कार्रवाई के लिए बोला है लड़की को। एक केस में जो है एक बेटी ने जो है गलत एलिगेशंस जो है लगाकर जो है झूठा रेप केस जो है बनवाने की कोशिश की। तो मैं कहूंगी इस तरह की हरकतें जो हैं कोई भी बेटी। सोनीपत के गोहाना क्षेत्र में गांव बुसाना से इन दिनों रात के समय खड़ी स्कूली बसों से डीजल चोरी की वारदात सामने आ रही है। ग्रामीण बस ड्राइवर का कहना है कि चोर बड़े शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। अगर जल्द ही वो गिरफ्तार नहीं हुए तो चोरी का भय लगातार बना रहेगा। दूसरी तरफ ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। रात को गाड़ियां तेल निकल गया, स्कूल बसा का जितनी भी गांव में बस खड़ी थी सारियां का तेल निकल गया। कितनी बसा निकले? कम से कम भी 8-7 बसा का तेल निकला। कितने लीटर तेल? किसी का 200 लीटर है, किसी का 150, किसी का 100 है। रात के समय की बात है? रात के समय की बात है। कोई सीसीटीवी फुटेज भी आई कुछ? बस उसमें जानकारी पुलिस आई है, उसके अनुसार हो गया। आगे जो कुछ भी काट देंगे। कुछ बाइक आगे आ रहे हैं, कुछ आगे नहीं आ रहे, उसमें पुलिस चेक करेगी जो कुछ भी। कौन सा गाँव है? ये गाँव बुसाना है। सदर गोहाना में सुमित निवासी गांव बुसाना में शिकायत दी थी कि वह ग्लोबल स्कूल में बतौर ड्राइवर स्कूल बस पर नौकरी करता है और रात को बस को अपने गांव में पशु अस्पताल के पास खड़ी करता है। आज सुबह जब वह ड्यूटी पर जाने के लिए बस के पास पहुंचा तो किसी ने बस की तेल की टंकी का ढक्कन तोड़कर तकरीबन 120 लीटर डीजल उसकी बस से चोरी कर दिया। जब उसने आसपास पूछताछ की तो गाँववासी ने बताया कि गांव की अन्य गलियों में खड़ी दूसरी स्कूल बसों से भी डीजल चोरी हुआ है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की सब यूनिट नारनौंद की विरोध गेट मीटिंग बिजली निगम के प्रांगण में की गई, जिसमें सब यूनिट सचिव सत्यवान रंगा ने कहा कि अभियंता कर्मचारियों की जायज मांगों को न मानकर वो हठ धर्मिता पर अड़े हुए हैं। इसी के साथ धान की बिजाई को देखते हुए न तो सामान की व्यवस्था हो रही है और न ही सुरक्षा उपकरणों का प्रबंध हो रहा है। वहीं किसानों को पूरी वोल्टेज न मिलने के कारण ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट की, हमारी पूरी यूनिट की जो एक्शन साहब से जो वार्ता हुई थी जो कर्मचारियों के एजेंडे के ऊपर, वो विफल होगी। उनका मुख्य उद्देश्य था टीएनपी का प्रबंध करवाना, समान काम समान वेतन देना, एचकेआरएन पोर्टल को खुलवाना, उनका एक्सपीरियंस ऐड करवाना, उनकी पे प्रोटेक्ट करवाना, टीएनपी का प्रबंध करवाना और जो हमारे कर्मचारियों का एडजस्टमेंट है, हमारे सब डिवीजन नारनौंद में यूडीसी का प्रबंध करवाना, सीए का प्रबंध करवाना, जो यूनिट के मुख्य एजेंडों में थे, जिन पर एक्शन साहब के से बात हुई, उन पर सहमति नहीं हो पाई। इस उपलक्ष्य में हमने यूनिट के आह्वान पर 2 घंटे विरोध गेट मीटिंग का निर्णय लिया है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में मनाया जा रहा जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नसबंदी और नलबंदी की जा रही है, जिसके तहत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पुरुषों की बजाय महिलाओं में ज्यादा जागरूकता देखी जा रही है। बता दें कि नसबंदी और नलबंदी करवाने वाले महिला और पुरुषों की पहले काउंसलिंग की जाती है और फिर जरूरी टेस्ट करवाने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर में भेजा जाता है। वहीं जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर ए.के. यादव ने सभी से अपील की है कि वो सभी इस पखवाड़े का लाभ उठाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा 24 जुलाई तक चलेगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो पखवाड़ा चल रहा है ये जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा है, जो 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस से स्टार्ट होकर ये 24 जुलाई तक मनाया जाएगा। और इसमें हम अपने जितने भी बेनिफिशियरी हैं, जो हमने लाइन लिस्टिंग की थी, जिनको जो भी सुविधा चाहिए, चाहे टैबलेट के रूप में, चाहे इंजेक्शन के रूप में, या परमानेंट इलाज कराना चाहते हैं, उसका नसबंदी जिसे कहते हैं या नलबंदी जिसे कहते हैं, उसके लिए हम पूरा एक पखवाड़ा चलाते हैं ताकि जनसंख्या नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग अपना योगदान दे सके। नहीं सर, हमारा तो देखो जागरूक करने का ही बंदों को काम है। हम मोटिवेशन का ही काम हमारा है सबसे ज्यादा। हम अपनी फील्ड के अंदर रहते हैं, जो भी कोई महिलाएं हमसे कहती हैं कि भाई हमें ऑपरेशन केस कराना है या फिर मल्टी लगवानी है, जेंट्स लोग भी बहुत से होते हैं कि अपना ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें कितने लगभग लोग आ रहे हैं? आज 5 केस है, एक एनएसवी है और 4 मिनी लैब है। अच्छा, तो इसमें मेल और फीमेल कितने हैं? एक मेल है और 4 फीमेल है। क्या सुविधाएं जो है सरकार के द्वारा दी जा रही हैं? सुविधाएं दे रही है सरकार। इनको 1400 रुपए मिलते हैं जो मिनी लैब होते हैं, और एनएसवी होता है जो जेंट्स का होता है, उसको 2000 रुपए मिलते हैं। अब तो कुल बात करें, जब से पखवाड़ा शुरू हुआ कुछ ही दिन रह गए हैं, तो लगभग कितने आ गए होंगे कुछ कुल मामलों में? केस अब तक तो हुए। कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ से जुड़े कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल जारी है। अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 सप्ताह से हड़ताल पर चल रहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स लाल बत्ती चौक स्थित अंबेडकर पार्क में एकत्र हुए और इस दौरान विधायक से जिले भर के कंप्यूटर ऑपरेटर मिले। मांगों के समर्थन में विधायक को ज्ञापन सौंपा। अपने विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर चले आ रहे कंप्यूटर ऑपरेटर की वजह से रजिस्ट्री, इंतकाल, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी सहित कई काम रुके हुए हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। हमारी जो मांग है वो पिछले 15 जुलाई से हम धरने पर बैठे हुए हैं। पूरा हरियाणा जो है वो करनाल लघु सचिवालय के आगे धरना चल रहे थे। आज हमारे धरने का 7वां दिन हो चुका है। इस दिन हमारी बीच में एक बार हमने सीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था। सीएम साहब ने बड़ी पॉजिटिव बात की थी और उन्होंने जो मुख्य प्रधान सचिव है फुल्लर साहब, उनका हमें टाइम दिलवाया था और उनसे हमारी मीटिंग हुई थी मांगों को लेकर जो हमारी मांगे हैं। तो फुल्लर साहब से भी लेकिन पॉजिटिव बात हुई, लेकिन उसके बाद में हमारी एक मीटिंग भी उमा शंकर जी से थी।
मांगों को लेकर कई दिनों से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने सोमवार को भी अपनी मांगों को लेकर झज्जर में प्रदर्शन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ के आवास पर पहुंचे। यहां भी उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। रेगुलाइजेशन पॉलिसी में जिला व उपमंडल स्तर के सभी कर्मचारियों को शामिल करने की है। इन सभी कर्मचारियों से फोन पर बीजेपी सचिव ओपी धनखड़ ने बातचीत भी की। धरना प्रदर्शन आज हमारी मांगे थी कि सरकार रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाती है तो जो कर्मचारी उपायुक्त कार्यालय, उपमंडल कार्यालय, तहसीलों में, सरल केंद्रों में डीआईटीएस के माध्यम से कार्यरत हैं, उनको भी उस पॉलिसी में सम्मिलित किया जाए। और जब तक पॉलिसी नहीं आती है तो इनके सेवा नियम लागू किए जाए, इनको 58 साल की सेवा सुरक्षा दी जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। तो इसको लेकर आज हमारा धरना प्रदर्शन था श्री ओम प्रकाश धनखड़, राष्ट्रीय सचिव भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय के सामने। और उस प्रदर्शन को लेकर आज हम यहाँ एकत्रित हुए थे। इसी को लेकर ओम प्रकाश धनखड़ जी से बातचीत हुई, फोन पर उन्होंने संपर्क किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सावन माह की शुरुआत हो गई है और सावन की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा के विभिन्न जिलों में जोरदार बरसात शुरू हो गई है। इसी के साथ ही बहादुरगढ़ में तेज गरज और चमक के बरसात जमकर हो रही है। तेज बरसात के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर जल भराव का भी सामना करना पड़ रहा है। सावन महीने की पहली बरसात का स्थानीय लोग भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बहादुरगढ़ के लोगों के लिए ये तेज बरसात आफत बनकर आई है। शहर की ज्यादातर कॉलोनियों में जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को जल भराव की समस्या के समाधान के प्रयास करने होंगे ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। भगवान शिव के प्रिय सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। कई सालों बाद सावन महीने का शुभारंभ सोमवार से हुआ है। ऐसे में रादौर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बता दें कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सावन में भगवान शिव के व्रत और पूजा अर्चना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं रादौर के पश्चिमी यमुना नहर स्थित प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी कमलेश अवस्थी ने बताया कि सावन महीने में भगवान शिव का दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव भक्तों के कष्टों का हरण कर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। साथ ही सावन महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई भक्त कांवड़ लाकर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, तो कुछ कांवड़ियों की सेवा कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का पावन पवित्र मास है। इसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सभी भक्तों के अनेकों अनेक कष्ट दूर होते हैं। इसमें ये महत्व है कि भगवान भोलेनाथ का, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज सोमवार का दिन है और भगवान भोलेनाथ का श्रावण का महीना प्रारंभ है। ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा अन्य वर्षों में, विगत वर्षों में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन भगवान की कृपा, ये पावन पवित्र दिन सोमवार और श्रावण मास का प्रारंभ, इसमें जो है रुद्राभिषेक, इस महीने में रुद्राभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव, कालों के काल महाकाल सभी भक्तों का कष्टों का हरण करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।